हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज से हम सीजीपीएससी मेंस के पेपर 6 के लिए समाज शास्त्र का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। समाज शास्त्र आपके पेपर 6 में लगभग 50 नंबर का वेटेज रखता है और ये पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो हम प्री में नहीं पढ़े रहते और आपको पेपर में स्कोर करने के लिए, पेपर 6 में स्कोर करने के लिए आपको ये पार्ट में अच्छा स्कोर करना बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खास बात यह है कि इस पार्ट के पूरी चीजें जो हमारे सिलेबस में, कोई एक बुक में नहीं मिल पाती। जैसे कि सामाजिक अनुसंधान आपको अलग बुक से पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर मेरा ये प्रयास रहेगा कि ये पार्ट को मैं आपको आसान शब्दों में समझा सकूं, क्योंकि इस पार्ट को पढ़ने के लिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता हमको, क्योंकि आपको पता है मेंस का सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है। तो आपको ये पार्ट पढ़ने में ज्यादा समय व्यर्थ ना हो, इसलिए मैं आपको ये वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि एक पेड वीडियो सीरीज होगी। और आपको इस क्लास को ज्वाइन कैसे करना है, ये आपको नीचे डिटेल दिख रही होगी। आप वहां कॉन्टेक्ट करके इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस क्लास की एक खास बात रहेगी कि यहां पर मैं आपको जो भी पॉइंट बताऊंगा वो सरल भाषा में समझाऊंगा, और साथ ही साथ इसका नोट्स भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि यहाँ पर हर पॉइंट का डिटेलिंग नहीं लिखा हुआ है। तो इसको नोट्स आपको देना बेहद जरूरी है कि आपको उसमें डिटेल में लिखा हो, जो भी चीज यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ वो चीज डिटेल में वहां पर लिखा हो। इसी के लिए यहाँ पर ये नोट्स भी आपको साथ में दिए जाएंगे क्लास के साथ में। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं हर पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और पिछले सालों में जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनको भी यहाँ पर मैं डील करने की कोशिश करूंगा। तो आने वाले 15 से लगभग 20 दिन में हमारा ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, क्लास आपके लिए बेनिफिट देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टोटल पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि समाज शास्त्र आपका जो पेपर 6 का पार्ट 2 है, वहां पर लगभग 50 नंबर का वेटेज आपको समाज शास्त्र रखता है। इसमें अगर मैं बात करूं तो 2 नंबर के आपके 6 क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट से, यानी 12 नंबर आपका 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन से आएगा। 4 नंबर का आपका 3 क्वेश्चन आता है, यानी 12 नंबर यहां से भी बनता है। इसके अलावा यहां पर 8 नंबर का 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी 16 नंबर यहां से बनते हैं। इसके बाद 10 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है, यानी 10 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन सोशियोलॉजी से रहेंगे, जिसमें किसी एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहेगा। तो 10 नंबर आपका यहां से होता है। तो अगर मैं इसको टोटल करूं तो ये 50 नंबर आता है, और ये 50 नंबर आपको सोशियोलॉजी में अच्छे खासे नंबर ये दिला सकते हैं आपको पेपर में स्कोर करने के लिए। फिलॉसफी का पार्ट वो भी आपका स्कोरिंग पार्ट है, अगर आप उसको अच्छे से लिख कर आते हैं तो फिलॉसफी में भी नंबर मिल सकता है। और तीसरा पार्ट जो सीजी कल्चर का पार्ट है वो आपको पता ही है, वो भी स्कोरिंग पार्ट है। तो आप पेपर 6 में अच्छा खासा स्कोर करेंगे तो जो बाकी पार्ट आप स्कोर नहीं, जैसे पेपर 7 में स्कोर करना आप देख रहे हैं कि बाकी के मुकाबले थोड़ा कठिन होता है। पेपर 7 में लगभग सबके नंबर 100, 110, 120 उसी के आसपास आ रहे हैं। तो ये पार्ट को आप अच्छे से स्कोर करके, जो पेपर 7 में नंबर थोड़े से कम होते हैं क्योंकि उसमें इंटरनेशनल रिलेशन ये सब की बातें भी होती हैं, तो उसमें पेपर में स्कोर नहीं हो पा रहा, और पेपर 7 सबसे आखिरी में होता है, तो आपको उस समय आपको पता है एनर्जी भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, तो उसमें स्कोर नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर आप इस पार्ट से अच्छे खासे स्कोर करके उस पार्ट का मैनेज कर सकते हैं स्कोर को। और ये पार्ट अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप रैंक पाने में आपको ये पार्ट बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो इसलिए पेपर 6 का जो पार्ट है वो आप अच्छे से स्कोर करिए, और आप पेपर 7 में जो भी नंबर थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं उस नंबर को यहां से आप मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, सोशियोलॉजी जो है मैं आपको जैसा सिलेबस लिखा है उस पैटर्न में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि सिलेबस जिस तरीके से लिखा हुआ है वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा यहां पर ध्यान रहेगा कि मैं जो भी टॉपिक बताऊं उसको एक से दूसरे को कनेक्ट करके बताऊं, ताकि आप आखिरी में, अगर मैं शुरू में ही आपको बता दिया समाज शास्त्र क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, प्रकृति क्या है, तो समाज शास्त्र पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि समाज किसको बोलते हैं और समाज में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, आपको वो पता होना चाहिए। जैसे समाज आप पढ़ेंगे, उसके बाद सामाजिकरण पढ़ेंगे, यानी समाज का विकास कैसे हुआ। उसके बाद आप समाज में स्तरों को पढ़ेंगे, सामाजिक स्तरीकरण, कितने स्तर में समाज बटे होते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के बाद आप समाज में होने वाले परिवर्तन को पढ़ेंगे, फिर परिवर्तन के बाद समाज को नियंत्रण कैसे किया जाता है वो पढ़ेंगे। तो इन चीजों को पढ़ने के बाद तभी तो आपकी इन चीजों की स्टडी ही तो समाज शास्त्र कहलाती है। तो यहां पर आपको पहले मैं समझाऊंगा समाज क्या है, उसके बाद हम सामाजिकरण पढ़ेंगे, सामाजिकरण के बाद आगे उसके जो जो स्तरीकरण, परिवर्तन, नियंत्रण, ये सब चीजों को हम एक एक पॉइंट वाइज समझते जाएंगे। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करते हैं समाज।
तो देखिए समाज को पढ़ने के लिए आपको समाज का कोई भी आंसर लिखेंगे 2 नंबर में आपको समाज की परिभाषा पूछी जाती है। समाज की परिभाषा को लिखते समय आपको 4 चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है जो आपके आंसर में होनी चाहिए। वो चीजें क्या है? जरूरत, निर्भर, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक संबंध। ये 4 शब्दों का उल्लेख आपके आंसर में होना ही चाहिए। तो इसको मैं आपको डिफाइन करता हूं कि आखिर समाज होता क्या है। देखिए समाज हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ जरूरतें रहती हैं। कोई भी व्यक्ति आप देख लीजिए, हर की कुछ ना कुछ जरूरतें रहती हैं और वो उन जरूरतों के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड रहता है। क्लियर? हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ जरूरतें रहती है और वो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड रहता है और वो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करेगा? अब दूसरे व्यक्ति से बातचीत करेगा, उसके साथ संबंध स्थापित करेगा। तो वो जो बातचीत करता है उसको सोशियोलॉजी की भाषा में, समाजशास्त्र की भाषा में सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई व्यक्ति की किसी न किसी व्यक्ति की कुछ भी जरूरतें रहती हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए वो दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड रहता है, आत्मनिर्भर नहीं हो पाता, दूसरे व्यक्ति पर डिपेंडेंट रहता है, तो वो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ क्या करेगा? सामाजिक अंतःक्रिया करेगा और उससे पारस्परिक संबंध स्थापित करने की कोशिश करेगा, जिसे हम सामाजिक संबंध कहते हैं। और उसके सामाजिक संबंध जितने स्ट्रांग होंगे, उनका संबंध किसी दूसरे व्यक्ति से जितना स्ट्रांग होगा, वो उसके साथ उतने अच्छे तरीके से व्यवहार करेगा। और अगर उसका सामाजिक संबंध दूसरे व्यक्ति से थोड़ा कमजोर है तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाएगा, व्यवहार उसका उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो समाज किसको बोलेंगे? हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ जरूरतें रहती हैं और वो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड रहता है और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए वो दूसरे व्यक्ति से सामाजिक अंतःक्रिया स्थापित करता है, जिससे उनके मध्य सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। और ये सामाजिक संबंध जो रहते हैं जितने मजबूत होंगे उस व्यक्ति से वो उतना अच्छा व्यवहार करेगा और इस पूरी प्रक्रिया को ही हम समाज कहते हैं, इस पूरी व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। यानी किसी भी को भी समाज कहने के लिए इन 4 चीजों का होना जरूरी है कि व्यक्तियों की जरूरत होना जरूरी है और वो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंडेंट होना जरूरी है और वो अगर डिपेंड है तो उनके मध्य सामाजिक अंतःक्रिया होगी और सामाजिक अंतःक्रिया से उनके मध्य क्या होगा? सामाजिक संबंध स्थापित होगा। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूं तो एक छोटा सा बच्चा रहता है, ठीक है। अब वो छोटा सा बच्चा की जो जरूरतें रहती है, जैसे उसको भूख लग रही है या उसको उसको ठीक नहीं लग रहा, तबीयत खराब लग रही है, तो वो बच्चा बोल नहीं पाता, एकदम अभी पैदा हुआ है बच्चा, वो बोल नहीं पाएगा, तो वो क्या करेगा? रो के बताएगा, ठीक है, रो के बताएगा। तो उसकी जो माता रहती है उस बच्चे के रोने की प्रक्रिया से उसको समझ जाती है कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या उसको भूख लगी है, क्या लगी है। यानी उस बच्चे की भी एक जरूरत है। क्या जरूरत है? उसको भोजन चाहिए, अपना दूध चाहिए। तो वो दूध के लिए क्या करेगा? रोएगा। रो के वो बता रहे हैं किसको? अपनी माता को। और उसकी माता जो है उस बच्चे को उठा के दूध पिला रही है। यानी उसने रोया और उस रोने से उसकी माता को पता चला कि वो क्या कर रहा है, उसको जरूरत है कुछ चीज की। यानी यहां पर जरूरत की बात आई और वो रो के उसकी माता, वो रो रहा है और उसकी माता उसको हटा रही है। यानी दोनों के मध्य क्या हो रही है? सामाजिक अंतःक्रिया हो रही है, क्योंकि वो रो कर बता रहे कि मेरे को इस चीज की जरूरत है और उस जरूरत को पूरा करने के लिए उसकी माता क्या कर रही है? उसको उठा के दूध पिला रही है। यानी दोनों के मध्य क्या हो रही है? सामाजिक अंतःक्रिया हो रही है, क्योंकि वो उस चीज को मांग रहा है और उसकी माता उस चीज को उसको दे रही है, उसकी जरूरतों को पूरा कर रही है। तो ये दोनों के मध्य सामाजिक अंतःक्रिया हुई और सामाजिक अंतःक्रिया हुई तो धीरे धीरे उनके मध्य क्या होता है? प्यार स्थापित होता जाता है, प्रेम स्थापित होता जाता है। यानी उनके मध्य सामाजिक संबंध बनने लगते हैं और वो सामाजिक संबंध क्या होते हैं? इतने मजबूत होते हैं। आप देखें उनके मध्य व्यवहार आप देखेंगे माता और बच्चे के बीच, तो सामाजिक संबंध बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये एक समाज का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको केवल एक एग्जांपल से समझाया। आप समाज में बहुत सारी चीजें ऐसे देख सकते हैं। क्लियर? यानी उसकी बच्चे की जरूरत थी, यह जरूरत आया, उसके लिए उस जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी माता पे निर्भर थी, निर्भर आया। माता ने उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसको वो चीजें प्रोवाइड की। यानी दोनों के मध्य सामाजिक अंतःक्रिया हुई और सामाजिक अंतःक्रिया होने के बाद दोनों के मध्य संबंध स्थापित हुए, व्यवहार से उनके मध्य संबंध स्थापित हुए, तो व्यवहार उनका मध्य जो है बहुत बेहतरीन होता जाता है माँ और बच्चे के बीच। यानी यहाँ पर सामाजिक संबंध भी आ रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं? एक समाज का निर्माण कर रहे हैं। क्लियर? तो ये है आपका समाज की परिभाषा और इस पूरी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। तो इसका आपको लिखना कैसे, उसको मैं नोट्स में दिया हूं, आप उसको देख लीजिएगा। परिभाषा क्या है? हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ जरूरतें रहती है और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहता है और उस
जरूरतों को पूरा करने के लिए वो दूसरे व्यक्ति से सामाजिक अंतःक्रिया करता है, जिसके उनके मध्य सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं, और इस प्रणाली को ही, इस व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। तो समाज क्या है? समाज एक सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है। ठीक है, समाज को आप देख सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते, क्योंकि ये एक भावना होती है। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं समाज के एक सामाजिक संबंधों का जाल होता है, क्योंकि संबंध जो होते हैं उसको आप छू नहीं सकते, वो आप अपने व्यवहार से स्थापित करते हैं। इसलिए समाज क्या होता है? एक अमूर्त होता है। अमूर्त का मतलब ये भौतिक चीज नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है? संबंध है। ठीक है, संबंध है, तो ये अमूर्त हो गया। तो समाज क्या अमूर्त है? क्योंकि वो एक सामाजिक संबंधों का जाल होता है। और सामाजिक संबंध कैसे स्थापित होते हैं? व्यवहार से स्थापित होते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया से स्थापित होते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं, ये हो गया समाज की परिभाषा। अब हम देखते हैं कि किसी भी समाज की क्या क्या विशेषता होती है। समाज की विशेषता क्या है? ये आपके 4 नंबर 8 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। तो समाज की विशेषता क्या? सबसे पहले पारस्परिक जागरूकता, यानी अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ जरूरत है और उस जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड है, तो दूसरे व्यक्ति को भी तो उसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। जैसे बच्चा रो रहा है, तो बच्चा रो रहा है, माँ उसको उठा ही नहीं रही है, तो उनके मध्य अंतःक्रिया तो होगी नहीं। तो बच्चा रो रहा है तो माँ जागरूक है कि मेरा बच्चा रो रहा है, तभी तो वो उसके साथ अंतःक्रिया करके उसको उठा रही है, यानी दोनों एक दूसरे के प्रति जागरूक है। बच्चा जब भी रोगा, माँ उसको दूध पिलाने के लिए उठाने जाएगी, यानी दोनों एक दूसरे के प्रति जागरूक है। तो यहां पर सबसे जरूरी क्या है किसी भी समाज को स्थापित करने के लिए? कि वो एक दूसरे के प्रति जागरूक रहे। जैसे आप जा रहे हैं, एक बार अगर आप मान लीजिए कोई आपका पहचान वाला आसपास जाता रहता है, आप उसको नमस्ते करते हैं, अगर सामने वाला भी नमस्ते आपको कर रहा है, आपको रिप्लाई दे रहा है, तभी तो आपके मध्य अंतःक्रिया हो रही है। अगर वो आपको रिप्लाई ही नहीं कर रहा है तो वो अंतःक्रिया तो होगी नहीं, तो उससे आपके संबंध उतने अच्छे से स्थापित हो नहीं पाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर याद रखिए, समाज की सबसे जरूरी विशेषता क्या है? पारस्परिक जागरूकता, यानी अगर एक व्यक्ति आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो उसको भी मदद करने के लिए आपको जागरूक रहना है। अगर आप उसकी मदद करने के लिए जागरूक नहीं है तो आपके संबंध स्थापित नहीं हो पाएंगे, यानी समाज स्थापित नहीं हो पाएगा। तो समाज की सबसे जरूरी विशेषता पारस्परिक जागरूकता, यानी इसके बिना तो आपकी अंतःक्रिया होगी नहीं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया, माँ अगर बच्चा रो रहा है और माँ उसको उसके रोने के ऊपर रो रहा है, तभी माँ उसके ऊपर जागरूक है, तभी तो बच्चे को उठाने जाएगी, तो अंतःक्रिया होगी। तो अगर वो जागरूक नहीं है तो अंतःक्रिया तो हो ही नहीं पाएगी, और अंतःक्रिया हो नहीं पाएगी तो समाज की ये बात तो हो ही नहीं पाएगी, यानी समाज बन ही नहीं पाएगा। तो पारस्परिक जागरूकता होना बेहद जरूरी है। सेकंड देखिए, समाज अमूर्त है। मैंने आपको बताया समाज एक होता है सामाजिक संबंधों का जाल, और संबंध क्या होते हैं? व्यवहार से स्थापित होते हैं, तो उसको आप छू नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं, यानी समाज क्या है? अमूर्त है। और समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है समाज, इसलिए आप समाज को क्या बोलेंगे? अमूर्त है, यानी इसको आप छू नहीं सकते। अगला देखिए, समाज में समानता और असमानता। किसी भी समाज में अगर आप देखेंगे, समानता और असमानता दोनों ही पाई जाएगी। अगर समाज में ऐसा तो नहीं होता कि समाज में हर व्यक्ति एक ही प्रकार के काम करता है, ऐसा तो नहीं होता। समाज में हर व्यक्ति जो होता है, हर व्यक्तियों का, जैसे किसान जो किसानी करते हैं, कृषक, उनका काम अलग होता है। ठीक है, उद्योग में जो काम कर रहे हैं, मजदूर जाकर जो काम कर रहे हैं, उनका काम अलग होता है। लोहार लोग अलग काम करते हैं, यानी उनके काम में असमानता पाई जाती है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि किसान का, कृषक जो है वो केवल एक ही है। कृषकों का भी अपना एक ग्रुप होता है, किसानों का भी अपना एक ग्रुप होता है जो केवल किसानी कार्य करता है। उद्योग में काम करने वाले मजदूरों का भी एक ग्रुप होता है, यानी समाज में जो किसान एक ही टाइप के काम कर रहे हैं, जो कृषि का काम कर रहे हैं, यानी समाज में समानता भी पाई जा रही है। और असमानता कैसे पाई जा रही है? भाई हर कोई किसान का ही काम थोड़ी कर रहा है, कोई उद्योगों में भी काम कर रहा है, कोई जाकर लोहार का काम कर रहा है, कोई नाई का काम कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन उस काम को करने में कोई एक व्यक्ति थोड़ी है, उसमें भी जैसे कोई किसान है तो बहुत सारे लोग किसान है, तो उसमें समानता पाई गई। लेकिन हर कोई किसान थोड़ी है, कोई उद्योगों में भी काम करे, यानी समाज में असमानता भी पाई जाती है। यानी आप ये बोल सकते हो, समाज में समानता और असमानता दोनों ही तत्व मौजूद होना बेहद जरूरी है। अगर कोई एक ही प्रकार के काम को करेगा, अगर कोई पूरा समाज एक ही टाइप के काम को करने लग गया, तो भाई हम एक दूसरे की जरूरतों को कैसा पूरा कर पाएंगे? अगर हमारे पास केवल कृषि कर रहे हैं, यानी हमारे भोजन का साधन आ जा रहा है, लेकिन हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि उद्योग आएगा तभी तो हमारे क्षेत्र में विकास हो पाएगा। तो यहां पर आपका समाज में समानता और असमानता होना दोनों ही बेहद जरूरी है। आगे देखिए, समाज में सहयोग और संघर्ष की भावना। हर समाज में सहयोग और संघर्ष की भावना होती है, और ये दोनों का होना बेहद जरूरी है। अब देखिए, सहयोग और संघर्ष कैसे होता है समाज में, इसको समझते हैं। सहयोग दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग।
प्रत्यक्ष सहयोग क्या होता है? जब हम एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब हम एक साथ मिलकर प्रयास करते हैं तो इसको प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। आप प्रत्यक्ष सहयोग कैसे देख सकते हैं? मान लीजिए क्रिकेट आप देखते हैं, ठीक है, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी आपके ग्राउंड में खेल रहे, लेकिन 11 के 11 को उद्देश्य क्या रहता है? अपनी टीम को जिताना रहता है। तो यहां पर यह प्रत्यक्ष सहयोग है। वो एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और वो एक उद्देश्य क्या है? हमको टीम को जिताना है। तो खेल के मैदान में जो आप सहयोग देख रहे हो वो प्रत्यक्ष सहयोग है। अब देखिए अप्रत्यक्ष सहयोग। अप्रत्यक्ष सहयोग कैसे होता है? जैसे आप देख रहे हैं, आप बोल सकते हैं उद्योगों में। देखिए उद्योग में मजदूर का काम अलग रहता है, मजदूर के ऊपर इंजीनियर का काम अलग रहता है, इंजीनियर के ऊपर जो प्रबंधक होगा, मैनेजमेंट का काम कर रहा होगा मैनेजर, उसका काम अलग रहता है। लेकिन इन सब का मिलकर एक उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य रहता है? कि आपको उद्योगों का जो भी टारगेट होता है उसको पूरा करना रहता है। यानी ये सब अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग काम करते हुए ये उन चीजों को आपके उद्योग का जो टारगेट होगा उसको पाने में मदद करेंगे। तो ये आपका क्या होगा? अप्रत्यक्ष सहयोग। सबका काम अलग अलग है, ठीक है, लेकिन यहां पर ये उनका मेन टारगेट क्या है? जो उद्योग ने टारगेट दिया होगा उसको पूरा करना है। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष सहयोग। क्लियर है? तो यहां पर आप देख लीजिए जो अप्रत्यक्ष सहयोग में, जैसे कि आप मान लीजिए मैनेजमेंट का जो काम कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट का काम उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं है। उत्पादन में योगदान मजदूर का होगा, जो इंजीनियर काम कर रहा होगा उसका होगा, लेकिन उसका आप बोल लीजिए मैनेजर का कोई काम नहीं होगा। मैनेजर का काम ये होगा केवल जो उनका रॉ मटेरियल है उसको प्रॉपर टाइम में मिले, जो उत्पादन हुआ उन वस्तुओं को कैसे विक्रय में लेकर जाना है वो देखे, तो वो उसका काम है। तो वो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से उनको सहयोग कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपका ही, लेकिन उसका भी मेन काम तो हो ही गया ना, उद्योगों को जो उनका टारगेट होगा वो पाने में मदद कर रहा है। तो सहयोग समाज में दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। सेम अगर हम देखें तो समाज में संघर्ष की भावना भी पाई जाती है, ठीक है। संघर्ष यानी एक दूसरे से आप मतलब कोई भी एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को पाने के लिए वो आपस में भिड़ जाते हैं। कोई भी एक उद्देश्य और उस उद्देश्य को पाने के लिए जब आपस में भिड़ जाते हैं, मारपीट करने लग जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष संघर्ष। प्रत्यक्ष संघर्ष जैसे आप युद्ध में देख रहे हैं, युद्ध में क्या होता है? युद्ध में हर जो सेना है, दो सेना आपस में लड़ रही है, दोनों का उद्देश्य क्या? अपने अपने क्षेत्र को विजित करना, जिताना, ठीक है, अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए उनको जो है जीत दिलाना। तो वो आपस में उद्देश्य उनका जीतना है। और जैसे मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, तो इंडिया वालों के सैनिकों का उद्देश्य इंडिया को जिताना है, पाकिस्तान वाले सैनिकों का उद्देश्य पाकिस्तान को जिताना है। तो वो एक उद्देश्य के लिए आपस में भिड़ जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष संघर्ष, ठीक है। और सेकंड होता है अप्रत्यक्ष संघर्ष। अप्रत्यक्ष संघर्ष में कोई भी जो व्यक्ति रहता है उसमें इनडायरेक्ट तरीके से संघर्ष होता है। वो एक दूसरे को मारपीट करके नहीं हराते, बल्कि वो एक दूसरे को कंपटीशन के माध्यम से हराने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप प्रतियोगी परीक्षा देख रहे हैं, आप पीएससी फाइट कर रहे हैं, तो पीएससी में आपके सामने कई सारे स्टूडेंट और है जो सेम प्रतियोगी हैं, जो आपको पेपर में उनको भी पेपर देना है। तो आप अगर उनसे अच्छा नंबर लाएंगे तो आप उस उद्देश्य को पा लेंगे। तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष संघर्ष। यानी यहां पर जो है जो व्यक्ति आपस में लड़ वड़ नहीं रहे हैं, ये एक कंपटीशन में भाग ले रहे हैं और उसमें अगर आप उनसे बेहतर करेंगे तो आप खुद आगे बढ़ जाएंगे। तो इसको आप अप्रत्यक्ष संघर्ष में रख सकते हैं। क्लियर? तो अब अगली विशेषता है, पांचवी विशेषता, समाज सदैव परिवर्तनशील व जटिल व्यवस्था है। समाज में समय के हिसाब से धीरे धीरे परिवर्तन होते रहते हैं और समाज में परिवर्तन होना बेहद जरूरी है। लेकिन समाज में जो परिवर्तन होते हैं वो इतने धीरे से होते हैं कि आपको मतलब आसानी से आप उसको नहीं बोल सकते कि समाज में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि वो परिवर्तन बहुत जटिल तरीके से होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे पहले के समाज में, अगर आप देखेंगे तो मान लेते हैं भारत में घूंघट की प्रथा थी, धीरे धीरे वो प्रथा धीरे धीरे कम होती गई और आज देख रहे हैं कि वो प्रथा केवल एक क्षेत्र विशेष में सिमट के रह गई। अब धीरे धीरे समाज उसको अडॉप्ट करने लग गया कि घूंघट की प्रथा जो है जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी भी कोई क्षेत्र विशेष में हो सकता है, जैसे राजस्थान तरफ वो मान्यता है उनकी परंपरा में, वो भी आने वाले समय में आप देखेंगे धीरे धीरे वो भी हट जाएगा। तो ये ऐसी व्यवस्था है जो समाज में समय के हिसाब से धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। जैसे आप पहले देखेंगे समाज में बाल विवाह की प्रथा थी, ठीक है, धीरे धीरे वो समाज जो है वो समझने लगा कि इतनी जल्दी विवाह करना ठीक नहीं है। फिर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रूल ले आया, तो उस रूल को लाने के बाद आप समाज देख रहे हो उसको अडॉप्ट कर लिया और धीरे धीरे अब आप देख रहे हैं कि लड़की की आयु शादी के लिए 18 वर्ष, अभी तो 21 वर्ष का भी प्रोसेस चल रहा है कि लड़की की भी शादी की आयु 21 वर्ष की
की जाए, ठीक है। यानी लड़के और लड़की की एज जो है समान होनी चाहिए, मतलब 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए शादी करने से पहले। अभी चल रहा है प्रोसेस में, लेकिन अभी वर्तमान में लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए कोई भी शादी करने से पहले। ये प्रोसेस चल रहा है, क्लियर। तो पहले बाल विवाह हो जाता था, धीरे धीरे समाज में परिवर्तन है और अब देख रहे हैं विवाह के लिए एक आयु निश्चित हो गई, क्लियर। वैसे ही अगर आप देखेंगे पहले जो हमारे समाज में 3 तलाक का मान लेते हैं मुद्दा, अब उसको गवर्नमेंट ने उसको सुलझाने का प्रयास किया, तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि 3 तलाक जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये समाज में परिवर्तन होता है, लेकिन वो इतना धीमे गति से होता है कि आप उसको देख नहीं पाएंगे। तो एक जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि किसी भी परंपराओं को, रूढ़ियों को बदलने के लिए, प्रथाओं को बदलने के लिए समय लगता है, लेकिन समाज में परिवर्तन धीरे धीरे हमेशा होते ही रहे। और जो समाज परिवर्तन करने का ये चाहता है कि वो समाज में परिवर्तन हो, समाज हमेशा खत्म हो जाता है। यानी हर समाज में समाज का परिवर्तनशील होना बेहद जरूरी है, ठीक है। आगे देखिए, समाज केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। समाज केवल ऐसा थोड़ी कि मानव के लिए, जानवरों का भी अपना समाज होता है, ठीक है। तो समाज केवल मनुष्यों तक नहीं, समाज जो है वो आपके जानवरों तक भी सीमित होता है, लेकिन जानवरों तक भी होता है। लेकिन याद रखिएगा, समाज शास्त्र के विषय में हम केवल जो मनुष्यों का समाज है उसके बारे में विचार करते हैं, उसके बारे में शोध करते हैं। हम जो है जानवरों का या समाज के बारे में शोध नहीं करते या पढ़ते नहीं है हमको। लेकिन याद रखिएगा, समाज जो है केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं, बल्कि जानवरों इनका भी समाज होता है। लेकिन समाज शास्त्र विषय में हम केवल मनुष्यों के जो समाज है उनके बारे में अध्ययन करते हैं, क्लियर। तो ये हो गया समाज की परिभाषा और समाज की कुछ मेन विशेषताएं। अब हम देखते हैं समाज का वर्गीकरण कि समाज कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्गीकरण देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स के आधार पर समाज का वर्गीकरण देखेंगे। कार्ल मार्क्स जो है एक प्रमुख समाजशास्त्री रहे हैं, आप उनके आगे चल के कई सारे सिद्धांत भी पढ़ेंगे। तो कार्ल मार्क्स जो है आर्थिक आधार पर, यानी पैसों के आधार पर या पैसों की अर्थव्यवस्था के आधार पर समाज को कुछ भागों में वर्गीकृत किया है, 5 भागों में वर्गीकृत किया। उसको आपको देखना और समझना है। आर्थिक आधार यानी कोई भी उस समाज में जो भी मनुष्य है वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनका आजीविका का साधन क्या है, उसके आधार पर इन्होंने समाज को वर्गीकृत किया, आर्थिक आधार पर। तो सबसे पहले देखते हैं कार्ल मार्क्स के अनुसार जो समाज सबसे पहला होता है वो होता है आदिम समाज। आदिम समाज आप समझ सकते हैं, आदिम समाज किसको बोलते हैं? ऐसा समाज जो वर्तमान में जो पुराने तकनीक से ही कृषि कर रहा है, यानी जो खेत परिवर्तन करके, जैसे हम जनजातियों में पढ़ते हैं, ठीक, कि वो आदिम तरीके से ही कृषि कर रहा है और आज भी अपना जीवन यापन शिकार करके कर रहा है, ठीक है। शिकार करता है, शिकार आता है तो उसी को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो ऐसा समाज जो पुरानी रीतियों से ही चल रहा है, पुरानी आप बोल सकते हैं जो उनके कृषि की तकनीक थी, प्रौद्योगिकी थी, वो पुरानी तकनीकों से ही आज भी चल रहा है। वो अपने खान पान के लिए अभी भी शिकार पर निर्भर करते हैं और अपने तीर कमान के माध्यम से आज भी शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो ऐसे समाज को ही कार्ल मार्क्स ने आदिम समाज कहा है। तो याद रखिएगा कि आदिम समाज क्या है, उसमें उत्पादन की पुरानी प्रणाली होती है, यानी वो पुरानी तकनीकों के आधार पर ही उत्पादन कार्य करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, शिकार करते हैं। शिकार करने के बाद जो उनको शिकार मिलता है उसको प्रॉपर एक दूसरे पर समान रूप से बांट देते हैं। यानी आदिम समाज की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उनके मध्य आपस में कोई भेदभाव नहीं होता, जो भी वो चीजें लाते हैं उनको समान रूप से एक दूसरे में वितरित कर देते हैं। तो ये कार्ल मार्क्स के आधार पर आदिम समाज की क्या विशेषता है? सबसे पहला कि आदिम समाज उत्पादन की पुरानी प्रणाली पर निर्भर करता है, कृषि के पुरानी तकनीकों को अपनाता है, खेत बदल बदल कर स्थानांतरित कृषि करता है और इसमें जो है कोई भी भेदभाव की भावना नहीं रहती, शिकार करते हैं, कोई भी भेदभाव की भावना नहीं रहती। तो ऐसे समाज को उन्होंने आदिम समाज की श्रेणी में रखा है। अगला है एशियाई समाज। एशियाई समाज कार्ल मार्क्स ने किसको बोला है? ऐसा समाज जिसकी अर्थव्यवस्था अधिकतर कृषि पर डिपेंडेंट है। ऐसा कोई भी समाज जिसकी अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरीके से कृषि पर डिपेंडेंट है और यहाँ पर किसानों के पास छोटे छोटे खेत होते हैं और उन खेतों पर वो फसल उगाते हैं और उससे ही उस देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। तो ऐसे समाज को कार्ल मार्क्स ने एशियाई समाज के रूप में बोला है, जहां पर उत्पादन की छोटी छोटी इकाइयां होती है, जैसे ग्रामीण उद्योग हो गए, गांव में कुटीर उद्योग होते हैं, वैसे उत्पादन की इकाइयां चलती रहती है और वहां पर जो अर्थव्यवस्था रहती है अधिकतर जो है कृषि पर डिपेंडेंट रहती है। तो ऐसे को कार्ल मार्क्स ने एशियाई समाज का है और कार्ल मार्क्स के अनुसार भारत जो है वो एशियाई समाज के अंतर्गत उन्होंने रखा है। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने भारत को एशियाई समाज के अंतर्गत रखा है। आगे देखते हैं प्राचीन समाज। ऐसा समाज जिसमें पुरानी परंपराएं ही विद्यमान हो,
ऐसी समाज जिसमें पुरानी ही परंपराएं विद्यमान हो, पुरानी ही प्रथाओं को, जो रूढ़िवादी प्रथाएं होती हैं, उन्हीं प्रथाओं के आधार पर ही वो समाज आज भी चल रहा है, तो ऐसे ही समाज को हम क्या बोलते हैं? प्राचीन समाज बोलते हैं। यानी जो पुरानी परंपराएं हैं, जो उनके अंतर्गत परंपराएं हैं, उसमें वो समाज में परिवर्तन बहुत धीमी गति से हो रहा है, वो आज भी पुरानी परंपराओं पर ही डिपेंडेंट है। तो आप वर्ड से ही पहचान लीजिए प्राचीन, तो प्राचीन मतलब पुरानी, पुरानी परंपराओं पर डिपेंडेंट जो भी समाज है उसी को हम प्राचीन समाज बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, आज भी हम पुरानी तकनीकों पर ही आधारित है। जो भी समाज प्राचीन समाज है उसमें आज भी वो प्राचीन तकनीकों पर ही आधारित है, यानी वो विकास या उत्पादन की इकाई या बड़े बड़े उद्योगों कुछ नहीं देखे, वो आज भी क्या कर रहे हैं, केवल पुरानी जो परंपराएं हैं उसी को मान रहे हैं, पुरानी तकनीक जो है उसी को अपना रहे हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। ऐसे समाज को हम प्राचीन समाज कहते हैं कार्ल मार्क्स के अनुसार। आगे देखते हैं सामंतवादी या जमींदारी समाज। सामंतवादी या जमींदारी समाज कार्ल मार्क्स ऐसे समाज को बोलते हैं जहां पर बड़े बड़े जमींदार या सामंत के पास एक कृषि भूमि होती है, यानी बहुत मतलब जो भी जमींदार होता है उसमें भूमि का स्वामित्व जमींदारों के हाथ में होता है, और वो जमींदार क्या करते हैं, कृषकों को मजदूरी में रखते हैं। यानी जो कृषक किसान आते हैं उनके पास जमीन का स्वामित्व किसानों के पास नहीं होता, वो एक जमींदार के पास भूमि का स्वामित्व होता है और वो किसानों को मजदूरी में रखते हैं, और वो मजदूरी में आकर अपना वहां पे उत्पादन करते हैं, और उत्पादन करने के बाद जो लाभ रहता है वो आपका जमींदार ले जाता है और उनको एक प्रॉपर जो काम करने की मजदूरी है वो देता रहता है। तो ऐसे समाज को सामंतवादी या जमींदारी समाज कहा गया है, और ऐसे समाज में हमेशा किसानों का शोषण होता है। क्लियर? क्योंकि एक व्यक्ति उसके पास भूमि का स्वामित्व है और वो क्या कर रहा है, अपनी जमीन में किसानों को मजदूरी देकर उसको रख रहा है, तो किसानों के पास तो अपने काम नहीं है, तो वो क्या करेगा, उनसे काम भी करवा लेगा और उनको पैसा भी ठीक से प्रोवाइड नहीं करेगा, यानी उनको मजदूरी भी ठीक नहीं देगा, कम देगा, तो किसानों का क्या होगा, इसमें शोषण होगा। तो याद रखिएगा, अगला समाज सामंतवादी या जमींदारी समाज। आखिरी समाज है कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज। पूंजीवादी समाज कार्ल मार्क्स ने उसे कहा है जहां पर बड़े बड़े उद्योग होते हैं, लेकिन उस उद्योग को नेतृत्व करता केवल एक होता है, और यानी उत्पादन के साधन में नियंत्रण, उत्पादन के साधन को खरीदना, उसको नियंत्रित करना केवल एक व्यक्ति के हाथ में होता है, जबकि जो वहां पर उद्योगों में जो काम करने आ रहे मजदूर, उसको वो क्या करेगा, उत्पादन के साधन में उसका या उत्पादन करने में उस उद्योगपति का कोई लेना देना नहीं है। उत्पादन तो आकर जो वहां काम करने वाले मजदूर है वो कर रहे हैं, केवल वो क्या है, वो अपना पैसा लगा रहा है उद्योगपति कि वो मशीनें खरीद कर ला रहा है, ठीक है, बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर रहा है और वहां पे मजदूरों को रोजगार दे रहा है, और वो मजदूर जिसका उत्पादन के साधन में कोई नियंत्रण नहीं है, ना तो वो उत्पादन के साधन को खरीद रहा है ना कुछ कर रहा है, केवल उस उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके चीजों को, उत्पाद को प्रोवाइड कर रहा है, यानी प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, और उसका जो है कोई भी उस प्रोडक्ट वो बना रहा है लेकिन बेचने में उसका कोई नियंत्रण नहीं है। बेचने का काम कौन करेगा, उद्योगपति करेगा। पैसा उस प्रोडक्ट को बेचने से कौन कमाएगा, उद्योगपति कमाएगा, लेकिन उस मजदूर को केवल उस प्रोडक्ट बनाने का एक आप बोल सकते हैं थोड़ा सा पैसा दिया जाएगा, मजदूरी दिया जाएगा। तो ऐसे समाज जहां पे बड़े बड़े उद्योग होते हैं, लेकिन उद्योग में, इसको मैं आगे आपको कार्ल मार्क्स का जब सिद्धांत रहेगा, आगे आप पढ़ेंगे समाज के और भी पढ़ेंगे सामाजिक स्तरीकरण, तो वहां कार्ल मार्क्स का सिद्धांत आता है जिसमें वो ये बताता है कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में कैसे ये दो सामाजिक स्तरीकरण उद्योगों में कैसे होते हैं। एक तरफ उद्योगपति वर्ग हो जाता है और एक तरफ मजदूर वर्ग हो जाता है। मजदूर वर्ग का उद्योगों में कुछ भी योगदान आप बोल सकते हैं नियंत्रण नहीं रह पाता, क्योंकि उत्पादन के साधन पर नियंत्रण तो उद्योगपति को होता है, और मजदूर केवल उन चीजों का प्रयोग करके उत्पादन कार्य करता है, और वो भी अगर ठीक से ना कर पाए तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ऐसी चीजें जो है पूंजीवादी समाज में होती है, जहां पर बड़े बड़े उद्योग होते हैं और कोई एक उद्योगपति होता है, वो उस उद्योग को स्थापित करता है, मशीनें लाता है, लेकिन जो उत्पादन का कार्य में उसका कोई योगदान नहीं रहता, लेकिन जो मजदूर उत्पादन कार्य करते हैं उनको उसकी मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी दे दी जाती है, बाकी जो पूरा लाभ है वो उद्योगपति कमा लेता है। ऐसे समाज पूंजीवादी समाज के अंतर्गत आते हैं। इसको हम आने सामाजिक स्तरीकरण चैप्टर में और डिटेल में इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज का 5 पार्ट। इसके अलावा भी समाज को और 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि समाज का अन्य वर्ग, कार्ल मार्क्स के आधार पर नहीं है, जबकि समाज के और भी भाग हो सकते हैं, जैसे कि परंपरागत समाज। परंपरागत समाज, जैसे कि यहां पर हमने पढ़ा कि परंपराओं का बोलबाला रहता है, यहां पर भी इसको भी अगर हम इसी को बोल दें प्राचीन समाज को परंपरागत समाज बोल दे तो कोई अंतर नहीं है।
लेकिन आपको प्राचीन समाज ना लिखकर परंपरागत समाज पूछे, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने इसका नाम प्राचीन समाज दिया है, इसलिए हम इसको प्राचीन समाज बोल रहे हैं। इसको आप परंपरागत समाज भी बोल सकते हैं, जहां पर परंपराओं का बोलबाला रहता है और सामाजिक परिवर्तन की जो गति रहती है बहुत धीमी होती है, क्योंकि परंपराओं का बोलबाला है तो परंपराओं के आधार पर ही हम आज भी उत्पादन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसी के आधार पर हम जीवन यापन कर रहे हैं। तो परंपरागत समाज में परंपराओं का बोलबाला रहता है और सामाजिक परिवर्तन की दर बहुत धीमी रहती है। आगे देखिए मुक्त या खुला समाज। तो मुक्त या खुला समाज किसको बोलते हैं? ऐसा समाज जहां पर शिक्षा, ठीक है, धर्म, गुण और योग्यताओं को महत्व दिया जाता है। कोई भी ऐसा समाज जहां पर धर्म, शिक्षा, गुण और योग्यताओं को महत्व दिया जाता है और इन आधार पर किसी भी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति यानी समाज में उसका स्थान क्या है, ठीक है, उसका महत्व क्या है, उसके आधार पर डिसाइड होता है। जैसे कि अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा कोई आईएएस बन गया तो आईएएस का समाज में जो उसकी स्थिति है वो ऊपर हो गई, ठीक है, उसका दर्जा जो है, ओहदा जो है वो ऊपर हो गया। और कोई व्यक्ति मजदूरी का कार्य कर रहा है तो उसकी स्थिति परिस्थिति उसके मुकाबले नीचे हो गई। तो इसीलिए सामाजिक स्थिरीकरण हुआ कि नहीं, दो स्तर में बटा कि नहीं समाज। यानी यहाँ पर जो जितना अच्छा शिक्षा ग्रहण करेगा, जो जितनी अच्छी स्थिति में जाएगा, जो जितना अच्छा जॉब पाएगा या जो जितना अच्छा पैसों के हिसाब से मजबूत बन जाएगा, वो व्यक्ति की परिस्थिति ऊपर होगी। और जो व्यक्ति शिक्षा कम ग्रहण करेगा या समाज में वो कोई ऐसे स्थान में नहीं पहुंच पा रहा है जहां पर आप बोल सकते हैं कि उस अच्छा जीवन यापन कर पाए, तो ऐसी स्थिति जो है वो इसके मुकाबले हमेशा नीचे ही रहेगी। तो यहाँ पर ऐसा समाज जो योग्यताओं के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, धर्म के आधार पर महत्व देता है व्यक्तियों को, जिसके आधार पर उनकी सामाजिक परिस्थिति डिसाइड होती है। जो जितना अच्छी पोस्ट में रहेगा उसको उतना सम्मान दिया जाएगा, जो जितनी नीची पोस्ट में रहेगा उसको सम्मान कम मिलता है। तो ऐसी जो समाज रहते हैं इसको हम मुक्त या खुला समाज कहते हैं। और इसमें जो परिवर्तन होता है वो अच्छी गति से होता है। पहले इस परंपरागत समाज के मुकाबले इसमें परिवर्तन की गति अच्छी खासी रहती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मान लेते हैं एक हवलदार का काम कर रहा है, मान लेते हैं, ठीक, हवलदार का काम कर रहा है तो उसको जो आईपीएस होगा उसके मुकाबले उसको जो लाभ है या उसको महत्व है वो कम दिया जाता है। लेकिन वही व्यक्ति हवलदार के साथ साथ पढ़ रहा है और वो अचानक से आईपीएस बन गया, वो पास हो गया पेपर, आईएएस वाला जो आपका पेपर होता है यूपीएससी वो दिया और वो आईपीएस बन गया और डायरेक्ट हवलदार से वो एसपी बन गया। तो भाई तुरंत वो हवलदार से एसपी में चला जा रहा है तो उसका ओहदा बढ़ गया, उसका सम्मान बढ़ जाएगा, समाज उसको उतने अच्छे आप बोल सकते तरीके से देखने लगेगा। तो ये आपका देखिए परिवर्तन हुआ कि नहीं। वो व्यक्ति अचानक से हवलदार से वो कहां पहुंच गया, आईपीएस बन गया। तो उसकी जो सामाजिक परिस्थिति है वो बदल गई ना, पहले नीचे स्तर में थी अब ऊपर स्तर में चले गई, तो समाज उसको ज्यादा महत्व देने लगेगा। यानी यहाँ पर परिवर्तन जो है वो उसकी दर जो है इसके मुकाबले तेज होती है। तीसरा समाज होता है सभ्य समाज। सभ्य समाज उसको बोला जाता है जहां पर विज्ञान प्रौद्योगिकी को बहुत महत्व दिया जाता है। यहाँ पर धर्म शिक्षा का नहीं, विज्ञान को बेहद महत्व दिया जाता है, बड़े बड़े उद्योगों को महत्व दिया जाता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था ऐसे समाज जहां पे विज्ञान प्रौद्योगिकी को बहुत महत्व दिया जाता है, जहां की अर्थव्यवस्था एकदम विकसित अर्थव्यवस्था होती है, तो ऐसे समाज को सभ्य समाज कहा जाता है। यहाँ पर साहित्य, कला, विज्ञान को विशेष महत्व दिया जाता है। और यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन जैसे जैसे तकनीक बढ़ती जाएगी सामाजिक परिवर्तन बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा, यानी समाज में परिवर्तन आता जाएगा। तो सभ्य समाज आप बोल सकते हैं जो विकसित अर्थव्यवस्था है, जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, वहां पर आप देख रहे हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी बहुत ऊंची स्तर पर चले गई, वहां की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा विकसित हो गई, ठीक है। तो ये समाज किसमें आ जाते हैं, सब सभ्य समाज में आ जाते हैं। क्लियर। तो ये आपका समाज का वर्गीकरण हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपका जो समाज वाला टॉपिक था वो एंड होता है। लेकिन याद रखिएगा भारत को देखा जाए तो भारत को आप आदिम समाज में भी देख सकते हैं उसके गुण, क्योंकि भारत में भी जनजाति के लोग रह रहे हैं, यानी आदिम समाज में तो वो भी मौजूद है। एशियाई समाज कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था भारत के एशियाई समाज में भी आता है। प्राचीन समाज आप देख रहे हैं यहाँ पे भी कई पुरानी परंपराएं जो आज भी चल रही हैं। सामंतवादी समाज के लिए आप देखेंगे कि आज भी कोई कृषक जो है मजदूरी का काम करने भी जा रहे हैं, और भारत में भी थोड़े उद्योग तब स्थापित हो गए। भारत भी आप बोल सकते हैं विकासशील देश है, तो यहाँ पर भी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उद्योगों की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पर तो आप देखेंगे कि भारत वर्तमान में भारत में हर के गुण पाए जाते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स के अनुसार भारत किसमें, एशियाई समाज में आता है। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत किस प्रकार के समाज में आता है, क्या भारत आदिम समाज है, सभ्य समाज है, किस तरीके का समाज है। तो आप अपने हिसाब से उसका आंसर लिख सकते हैं। आपको नोट्स में मैं एक आंसर इसमें भी आपको दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आप हर समाज के थोड़े थोड़े गुण लिख सकते हैं कि भारत में ये भी पाया जाता है। तो भारत को किसी एक विशेष समाज में हम नहीं रख सकते, क्योंकि भारत में हर प्रकार के गुण पाया जाता है।
क्लियर। लेकिन कार्ल मार्क्स के अनुसार पूछे तो आपको एशियाई समाज में आंसर लिखना है। क्लियर। तो यहां पर आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो जो डिटेल दी गई थी आप वहां से जाकर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको नोट्स भी मिलता जाएगा, जैसे जैसे क्लास कंप्लीट होती जाएगी आपको नोट्स भी मिलता जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। जो भी चीजें मैंने आपको समझाया आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट में आप जाकर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।